हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर को पढ़ेंगे, तो आइए हम आज शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है पोषण। तो पोषण यानी न्यूट्रिशन। जीव विज्ञान जीवों तथा जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। जीव विज्ञान जीवों तथा जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों में होने वाले विभिन्न कार्यों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों में होने वाले विभिन्न कार्यों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों की वृद्धि का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों की वृद्धि का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों के प्रजनन का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों के प्रजनन के का अध्ययन किया जाता है। जीवों की एक प्रमुख विशेषता पोषण है। जीवों की एक प्रमुख विशेषता क्या है? पोषण है। जीव पोषण प्रक्रिया में भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जीव पोषण प्रक्रिया में भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन ग्रहण करते हैं। जंतु भोजन ग्रहण करते हैं। जीवों की एक प्रमुख विशेषता श्वसन प्रक्रिया है। जीवों की एक प्रमुख विशेषता श्वसन प्रक्रिया है। जीव ऊर्जा प्राप्त करने और भोजन से ऊर्जा रिलीज करने के लिए श्वसन करते हैं। जीव ऊर्जा प्राप्त करने और भोजन से ऊर्जा रिलीज करने के लिए श्वसन करते हैं। प्रत्येक जीव श्वसन प्रक्रिया दर्शाता है। प्रत्येक जीव श्वसन यानी रेस्पिरेशन प्रक्रिया दर्शाता है। जीवों की एक प्रमुख विशेषता उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन प्रक्रिया है। जीवों की एक प्रमुख विशेषता उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन प्रक्रिया है। उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन प्रक्रिया द्वारा जीव अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन प्रक्रिया द्वारा जीव अपने शरीर से विशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। पसीना, मूत्र और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों के उदाहरण हैं। पसीना यानी स्वेट, मूत्र यानी यूरिन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों के उदाहरण हैं। जीवों की एक प्रमुख विशेषता वृद्धि है। जीवों की एक प्रमुख विशेषता वृद्धि है। जीवों के आकार और वजन वजन या द्रव्यमान में लगातार वृद्धि होती है। जीवों के आकार यानी साइज और वजन या द्रव्यमान में लगातार वृद्धि होती है। निर्जीव वस्तुओं में वृद्धि बाहरी रूप से जुड़ने द्वारा होती है। निर्जीव वस्तुओं में वृद्धि बाहरी रूप से जुड़ने द्वारा होती है। जीवों की एक प्रमुख विशेषता गति या गति की क्षमता होती है। जीवों की एक प्रमुख विशेषता गति या गति की क्षमता होती है। जीव स्वयं से गति करने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। जीव स्वयं से गति या गति करने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। जंतु स्थान परिवर्तन करके गति करते हैं। जंतु स्थान परिवर्तन करके गति करते हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार की गति पाई जाती है। पौधों में विभिन्न प्रकार की गति पाई जाती है। जीवों की एक प्रमुख विशेषता उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस है। जीवों की एक प्रमुख विशेषता उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस है।
जीव प्रकाश यानी लाइट, ताप यानी हीट और दर्द यानी पेन जैसे उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जीव प्रकाश, ताप और दर्द जैसे उद्दीपनों यानी स्टिम्यूली के प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। छुई मुई या लज्जावती का पौधा छूने पर अपनी पत्तियां सिकुड़ लेता है। छुई मुई या लज्जावती का छू पौधा छूने पर अपनी पत्तियां सिकुड़ लेता है। जीवों की एक प्रमुख विशेषता प्रजनन है। जीवों की एक प्रमुख विशेषता प्रजनन है। जीव प्रजनन द्वारा अपने जैसी नई संतान उत्पन्न करते हैं। जीव प्रजनन द्वारा अपने जैसी नई संतान उत्पन्न करते हैं। जीवों की एक प्रमुख विशेषता जीवन काल है। जीवों की एक प्रमुख विशेषता जीवन काल है। जीव जन्म लेते हैं और एक निश्चित समय अवधि के बाद जीवों की मृत्यु हो जाती है। जीव जन्म लेते हैं और एक निश्चित समय अवधि के बाद जीवों की मृत्यु हो जाती है। बायोलॉजी जीव विज्ञान के जनक अरिस्टोटल यानी अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल यानी अरस्तु हैं। जूलॉजी जंतु विज्ञान में एनिमल का यानी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान में एनिमल्स यानी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल यानी अरस्तु हैं। फादर ऑफ जूलॉजी जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। बॉटनी पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में प्लांट पौधों या पादपों का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में प्लांट्स पौधों या पादपों का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी पादप विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। पादप विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान में माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान में माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। माइक्रोबायोलॉजी के जनक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं। न्यूट्रिशन एक जीव द्वारा फूड यानी भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा फूड यानी भोजन का उपयोग करने की विधि है। न्यूट्रिशन यानी पोषण जो है एक जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा भोजन का उपयोग करने की विधि है। ह्यूमन मानव न्यूट्रिशन दर्शाने वाला एक जीव है। ह्यूमन यानी मानव जो है न्यूट्रिशन यानी पोषण दर्शाने वाला एक जीव है। प्लांट यानी पादप न्यूट्रिशन की प्रक्रिया प्रदर्शित करने वाला जीव है। प्लांट यानी पादप न्यूट्रिशन पोषण की प्रक्रिया प्रदर्शित करने वाला जीव है। बैक्टीरिया जीवाणु पोषण की प्रक्रिया करने वाला सूक्ष्म जीव है। जीवाणु बैक्टीरिया जो है न्यूट्रिशन यानी पोषण की प्रक्रिया करने वाला सूक्ष्म जीव है। फंगस कवक न्यूट्रिशन पोषण की प्रक्रिया करने वाला जीव है। फंगस यानी कवक जो है आपका न्यूट्रिशन पोषण की प्रक्रिया करने वाला जीव है। पौधों की पोषण की विधि दो प्रमुख भागों स्वपोषण और विषमपोषी या परपोषी में विभाजित किया गया है। पोषण की विधि दो प्रमुख भागों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी विषमपोषी या परपोषण में विभाजित होती है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषी पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन बनाते हैं।
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्वपोषी पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विषमपोषी या परपोषी पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपने फूड के लिए अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म पर निर्भर रहते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विषमपोषी या परपोषी पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म पर निर्भर रहते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को चार प्रमुख प्रकारों होलोजोइक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एंड और सिम्बायोटिक में विभाजित किया जाता है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विषमपोषी पोषण को चार प्रमुख प्रकारों होलोजोइक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक में विभाजित किया जाता है। ह्यूमन यानी इंसान हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी विषमपोषी पोषण का उदाहरण है। इंसान हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी विषमपोषी पोषण का उदाहरण है। लाइस यानी जू हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विषमपोषी पोषण का उदाहरण है। लाइस यानी जू हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विषमपोषी पोषण का उदाहरण है। कौ गाय हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी विषमपोषी पोषण का उदाहरण है। कौ यानी गाय हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी विषमपोषी पोषण का उदाहरण है। लायन यानी शेर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विषमपोषी पोषण का उदाहरण है। लायन यानी शेर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी विषमपोषी पोषण का उदाहरण है। मंकी यानी बंदर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विषमपोषी पोषण का उदाहरण है। मंकी यानी बंदर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी विषमपोषी पोषण का उदाहरण है। होलोजोइक न्यूट्रिशन पोषण की वह विधि है जिसमें जीव सीधे भोजन ग्रहण करता है। होलोजोइक पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव सीधे भोजन को ग्रहण करता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन होलोजोइक पोषण की प्रक्रिया में पहला चरण फूड ग्रहण करना है। होलोजोइक न्यूट्रिशन की प्रक्रिया में पहला चरण भोजन ग्रहण करना है। होलोजोइक न्यूट्रिशन पोषण की प्रक्रिया में दूसरा चरण पाचन है। होलोजोइक न्यूट्रिशन की प्रक्रिया में दूसरा चरण पाचन है। होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी होलोजोइक पोषण की प्रक्रिया में तीसरा चरण एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण है। होलोजोइक न्यूट्रिशन की प्रक्रिया में तीसरा चरण एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण है। होलोजोइक न्यूट्रिशन की प्रक्रिया में चौथा चरण एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण है। होलोजोइक न्यूट्रिशन की प्रक्रिया में चौथा चरण एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण है। होलोजोइक न्यूट्रिशन होलोजोइक पोषण की प्रक्रिया में पांचवा चरण एजिस्टेन मल त्याग है। होलोजोइक न्यूट्रिशन होलोजोइक पोषण की प्रक्रिया में पांचवा चरण एजिस्टेशन यानी मल त्याग है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन परजीवी पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव किसी अन्य जीव की बॉडी के अंदर रहकर या बॉडी पर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन परजीवी पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव किसी अन्य जीव की बॉडी यानी शरीर के अंदर रहकर या शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त करता है। लाइस यानी जू पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एक उदाहरण है। लाइस यानी जू आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एक उदाहरण है। सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मृतोपजीवी पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव डेड डिकेइंग मैटर यानी मृत या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मृतोपजीवी पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव डेड या डिकेइंग मैटर यानी मृत या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। बैक्टीरिया सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन दर्शाने वाला एक उदाहरण है।
बैक्टीरिया सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मृतोपजीवी पोषण दर्शाने वाला एक उदाहरण है। सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन सहजीवी पोषण, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन विषमपोषी पोषण का एक मुख्य प्रकार है। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन सहजीवी पोषण, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन विषमपोषी पोषण का एक प्रमुख प्रकार है। प्लांट में भोजन बनाने को स्वपोषी प्रक्रिया प्लांट में भोजन बनाने की स्वपोषी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्लांट में भोजन बनाने की स्वपोषी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया मुख्य रूप से प्लांट की लीफ की सेल यानी कोशिकाओं में होती है। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से पौधों की पत्तियों की सेल यानी कोशिकाओं में होती है। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सनलाइट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए प्लांट यानी पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे जो है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। प्लांट जड़ों के माध्यम से मिट्टी से वाटर यानी जल का अवशोषण करते हैं। प्लांट जड़ों के माध्यम से मिट्टी से वाटर का अवशोषण करते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है। क्लोरोफिल की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है। फोटोसिंथेसिस का रासायनिक समीकरण 6CO2 प्लस 12H2O अभिक्रिया करके बनाते हैं C6H12O6, 6H2O और 6CO2। फोटोसिंथेसिस का रासायनिक समीकरण है 6CO2 प्लस 12H2O, रिएक्शन होने के बाद बनेगा C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। फोटोसिंथेसिस का सरकीकृत रासायनिक समीकरण 6CO2 प्लस 6H2O अभिक्रिया करके बनाएगा C6H12O6 प्लस 6CO2 है। फोटोसिंथेसिस का सरकीकृत रासायनिक समीकरण 6CO2 प्लस 6H2O अभिक्रिया करके बनाएगा C6H12O6 प्लस 6O2 है। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के प्राथमिक उत्पाद के रूप में ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट 6H12O6 का निर्माण होता है। फोटोसिंथेसिस के प्राथमिक उत्पाद यानी प्राइमरी प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 का निर्माण होता है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान उप उत्पाद या वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उप उत्पाद बाय प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान जल के 6 अणुओं का भी निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जल यानी H2O के 6 अणुओं का भी निर्माण होता है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता नहीं होती है। प्लांट्स अपने भोजन का निर्माण विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। प्लांट अपने भोजन का निर्माण विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट के कुल 7 रंग शामिल हैं, जिन्हें विवियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन,
येलो, ऑरेंज, रेड कहा जाता है। दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट में कुल 7 रंग शामिल हैं, जिन्हें विवग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कहा जाता है। सनलाइट सूर्य का प्रकाश सफेद रंग का प्रकाश होता है। सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश सफेद रंग का प्रकाश होता है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक व्हाइट रंग के प्रकाश में होती है। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे अधिक सफेद रंग के प्रकाश में होती है। सफेद प्रकाश के लिए फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग से अधिक होती है। सफेद प्रकाश के बाद फोटोसिंथेसिस की दर लाल रंग में अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। उसके बाद दूसरी सबसे अधिक दर नीले रंग के प्रकाश में होती है। सफेद प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है और उसके बाद दूसरी सबसे अधिक दर नीले रंग के प्रकाश में होती है। यानी सबसे ज्यादा सफेद में, उसके बाद लाल में, उसके बाद फिर नीले रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्लांट्स द्वारा रेड और ब्लू नील रंग के प्रकाश का सबसे अधिक अवशोषण किया जाता है। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्लांट के द्वारा लाल और नीले रंग के प्रकाश का सबसे अधिक अवशोषण किया जाता है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की दर हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम या नगण्य होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम या नगण्य होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हरे रंग का प्रकाश सबसे कम अवशोषित होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हरे रंग का प्रकाश सबसे कम अवशोषित होता है। प्रकाश संश्लेषण पौधे द्वारा भोजन बनाने की एक प्रमुख जैविक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण पौधे द्वारा भोजन बनाने की एक प्रमुख जैविक प्रक्रिया है। स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक घटक होता है। स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक घटक होता है। स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। स्वपोषी पोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। स्वपोषी पोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए क्लोरोफिल अनिवार्य वर्णक होता है। स्वपोषी पोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए क्लोरोफिल अनिवार्य वर्णक यानी पिगमेंट होता है। स्वपोषी पोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण 6CO2 प्लस 12H2O रिएक्शन करके बनाता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण 6CO2 प्लस 12H2O C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6CO2 होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु उपयोग होते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु उपयोग होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जल के 12 अणु अभिकारक के रूप में भाग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जल के 12 अणु अभिकारक के रूप में भाग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान 12 जल अणुओं के उपयोग से जल के 6 नए अणु और 6 ऑक्सीजन अणु बनते
प्रकाश संश्लेषण के दौरान 12 जल 12 जल अणुओं के उपयोग से जल के 6 नए अणु और 6 ऑक्सीजन अणु बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जल के 6 अणु बनने के लिए जल के 12 अणुओं की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण में जल के 6 अणु बनने के लिए जल के 12 अणुओं की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण में निर्मित मुख्य भोजन उत्पाद ग्लूकोज होता है। प्रकाश संश्लेषण में निर्मित मुख्य भोजन का उत्पाद ग्लूकोज होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन एक अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक अपशिष्ट उत्पाद वेस्ट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है। विषमपोषी पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। विषमपोषी पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। विषमपोषी पोषण को मुख्यतः 4 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। होलोजोइक, परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी। विषमपोषी पोषण हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को मुख्यतः 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। होलोजोइक, परजीवी पैरासाइटिक, मृतोपजीवी सैप्रोफाइटिक और सहजीवी सिम्बायोटिक। होलोजोइक पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव ठोस या जटिल भोजन ग्रहण करता है और शरीर के अंदर उसका पाचन तथा अवशोषण करता है। होलोजोइक पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव ठोस या जटिल भोजन ग्रहण करता है और शरीर के अंदर उसका पाचन तथा अवशोषण करता है। होलोजोइक पोषण की प्रक्रिया कुल 5 मुख्य चरणों में पूरी होती है। होलोजोइक पोषण की प्रमुख प्रक्रिया कुल 5 चरणों में पूर्ण होती है। होलोजोइक पोषण का पहला चरण अंतःग्रहण होता है जिसमें भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है। होलोजोइक पोषण का पहला चरण अंतःग्रहण होता है जिसमें भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है। होलोजोइक पोषण का दूसरा चरण पाचन होता है जिसमें जटिल भोजन को सरल घटकों में तोड़ा जाता है। होलोजोइक पोषण का दूसरा चरण पाचन होता है जिसमें जटिल भोजन को सरल घटकों में तोड़ा जाता है। होलोजोइक पोषण का तीसरा चरण अवशोषण होता है जिसमें पचे हुए पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है। होलोजोइक पोषण का तीसरा चरण अवशोषण होता है जिसमें पचे हुए पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है। होलोजोइक पोषण का चौथा चरण स्वांगीकरण होता है जिसमें अवशोषित पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा और वृद्धि के लिए किया जाता है। होलोजोइक पोषण का चौथा चरण स्वांगीकरण होता है जिसमें अवशोषित पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा और वृद्धि के लिए किया जाता है। होलोजोइक पोषण का पांचवा और अंतिम चरण मल त्याग या उत्सर्जन एजुकेशन होता है जिसमें अपचित अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाला जाता है।
मनुष्य में होलोजोइक पोषण पाया जाता है। मनुष्य में होलोजोइक पोषण पाया जाता है। अमीबा में होलोजोइक पोषण पाया जाता है। अमीबा में होलोजोइक पोषण पाया जाता है। गाय और कुत्ते जैसे जीवों में भी होलोजोइक पोषण पाया जाता है। गाय और कुत्ते जैसे जीवों में भी होलोजोइक पोषण पाया जाता है। परजीवी पोषण वह पोषण विधि है जिसमें एक जीव पोषण के लिए अन्य जीवित जीव के शरीर के ऊपर या अंदर रहता है। परजीवी पोषण वह पोषण की विधि है जिसमें एक जीव पोषण के लिए किसी अन्य जीवित जीव यानी होस्ट या आश्रयदाता के शरीर के ऊपर या अंदर रहता है। परजीवी पोषण में भोजन प्राप्त करने वाला जीव आश्रयदाता को नुकसान या हानि पहुंचाता है। परजीवी पोषण में भोजन प्राप्त करने वाला जीव आश्रयदाता को नुकसान या हानि पहुंचाता है। जूं यानी लाइस जंतु परजीवी पोषण का उदाहरण है। जूं यानी लाइस जंतु परजीवी पोषण का उदाहरण है। टिक या किलनी टिक जंतु परजीवी पोषण का एक उदाहरण है। टिक या किलनी टिक जंतु परजीवी पोषण का एक उदाहरण है। अमरबेल कैक्टस अमरबेल कस्कुटा पादप परजीवी पर, परजीवी पोषण का उदाहरण है। अमरबेल कस्कुटा पादप परजीवी प्लांट पैरासाइट्स पोषण का उदाहरण है। मृतोपजीवी पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव मृत और सड़ते हुए जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पोषण की वह विधि है जिसमें जीव मृत और सड़े हुए जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। कवक मृतोपजीवी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का उदाहरण है। कवक यानी फंगस या मशरूम मृतोपजीवी पोषण सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का उदाहरण है। जीवाणु मृतोपजीवी पोषण यानी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का उदाहरण है। मृतोपजीवी का उदाहरण जीवाणु बैक्टीरिया मृतोपजीवी पोषण का उदाहरण है। सहजीवी पोषण सैम्बायोटिक न्यूट्रिशन वह पोषण विधि जिसमें दो अलग अलग जीव परस्पर सहयोग और लाभ के आधार पर एक साथ रहकर पोषण प्राप्त करते हैं। सहजीवी पोषण वह पोषण विधि है जिसमें दो अलग अलग जीव परस्पर सहयोग और लाभ के आधार पर एक साथ रहकर पोषण प्राप्त करते हैं। लाइकेन सहजीवी पोषण का प्रमुख उदाहरण है। लाइकेन सहजीवी पोषण का मुख्य उदाहरण है। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच सहजीवी परस्पर क्रिया का परिणाम है। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच सहजीवी परस्पर क्रिया का परिणाम है। कस्कुटा अमरवेल एक पैरासाइटिक प्लांट यानी परजीवी पौधा का उदाहरण है। कस्कुटा अमरवेल एक पैरासाइटिक प्लांट यानी परजीवी पौधा का उदाहरण है। कस्कुटा अमरवेल एक पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म परजीवी जीव का के श्रेणी में आता है। कस्कुटा यानी अमरवेल एक पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म परजीवी जीव की श्रेणी में आता है। टिक पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म परजीवी जीव का उदाहरण है। टिक पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म यानी परजीवी जीव का उदाहरण है। लाइस यानी जू पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म परजीवी जीव का उदाहरण है। लाइस यानी जू पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म यानी परजीवी जीव का उदाहरण है। ऑर्किड सुंदर और सुगंधित फूलों वाला पौधों का एक बहुत बड़ा परिवार है जिसमें लगभग 28,000 प्रजातियां पाई जाती है। ऑर्किड
सुंदर और सुगंधित फूलों वाले पौधों का एक बहुत बड़ा परिवार है जिसमें लगभग 28,000 प्रजातियां पाई जाती है। सागौन टीक एक मूल्यवान उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष है जिसका वैज्ञानिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस है। सागौन एक मूल्यवान उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष है जिसका वैज्ञानिक नाम टेक्नो टेक्टोना ग्रैंडिस है। सागौन अपना असाधारण मजबूती, स्थायित्व और जल प्रतिरोधकता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सागौन यानी टीक अपनी असाधारण मजबूती, स्थायित्व और जल प्रतिरोधकता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कस्कुटा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन यानी परजीवी पोषण प्रदर्शित करता है। कस्कुटा यानी अमरबेल पैरासाइटिक न्यूट्रिशन यानी परजीवी पोषण प्रदर्शित करता है। मृतोपजीवी पोषण वह पोषण विधि है जिसमें जीव मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी पोषण सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वह पोषण विधि है जिसमें जीव मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी पोषण में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों के उदाहरण सूखे पत्ते, गिरे हुए फल और मरे हुए जीव हैं। मृतोपजीवी पोषण में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों के उदाहरण सूखे पत्ते, गिरे हुए फल और मरे हुए जीव हैं। मृतोपजीवी जीवों के मुख्य उदाहरण कवक और बैक्टीरिया हैं। मृतोपजीवी जीवों के मुख्य उदाहरण कवक और बैक्टीरिया हैं। सेफ्रोफाइट जीव मृत पदार्थों पर पाचक एंजाइम छोड़ते हैं। सेफ्रोफाइट जीव मृत पदार्थों पर पाचक एंजाइम छोड़ते हैं। पाचक एंजाइम जटिल पदार्थों को सरल एवं घुलनशील पदार्थों में तोड़ देते हैं। पाचक एंजाइम जटिल पदार्थों को सरल एवं घुलनशील पदार्थों में तोड़ देते हैं। पचा हुआ भोजन अवशोषण प्रक्रिया द्वारा शरीर में ग्रहण किया जाता है। पचा हुआ भोजन अवशोषण प्रक्रिया द्वारा शरीर में ग्रहण किया जाता है। शरीर के बाहर पाचन की प्रक्रिया होने के कारण मृतोपजीवी पोषण को बाह्य पाचन भी कहा जाता है। शरीर के बाहर पाचन की प्रक्रिया होने के कारण मृतोपजीवी पोषण को बाह्य पाचन भी कहा जाता है। मशरूम एक कवक है जो सड़ी गली लकड़ी या सड़ी गली पत्तियों पर उगता है। मशरूम एक कवक है जो सड़ी गली लकड़ी या सड़ी गली पत्तियों पर उगता है। ब्रेड मोल्ड या राइजोपस पुरानी ब्रेड या रोटी पर उगने वाली फफूंद यानी फंगस है। ब्रेड मोल्ड या राइजोपस पुरानी ब्रेड या रोटी पर उगने वाली फफूंद यानी फंगस है। पेनिसिलिन एक कवक है जिसका उपयोग दवाइयों या एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। पेनिसिलिन एक कवक है जिसका उपयोग दवाई या एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। मृत और सड़ते हुए पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करने वाले पोषण के प्रकार को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या मृतोपजीवी पोषण कहा जाता है। मृत और सड़ते हुए पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करने वाले पोषण के प्रकार को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या मृतोपजीवी पोषण कहा जाता है। मशरूम जीव विज्ञान के वर्गीकरण में कवक श्रेणी के अंतर्गत आता है। मशरूम जीव विज्ञान के वर्गीकरण में कवक श्रेणी के अंतर्गत आता है। मशरूम में सेप्रोट्रॉफिक या मृतोपजीवी प्रकार का पोषण पाया जाता है। मशरूम में सेप्रोट्रॉफिक या मृतोपजीवी प्रकार का पोषण पाया जाता है। राइजोपस जीव को सामान्यतः ब्रेड मोल्ड कहा जाता है।
राइजोपस जीव को सामान्यतः ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। पेनिसिलियम एक प्रमुख सेप्रोफाइटिक कवक का उदाहरण है। पेनिसिलियम एक प्रमुख सेप्रोफाइटिक कवक का उदाहरण है। सहजीवी पोषण वह पोषण विधि है जिसमें दो भिन्न जीव एक साथ रहते हैं। सहजीवी पोषण वह पोषण विधि है जिसमें दो भिन्न जीव एक साथ रहते हैं। सहजीवी पोषण के संबंध से दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है। सहजीवी पोषण के संबंध से दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है। सहजीवी पोषण के दोनों जीव एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सहजीवी पोषण सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में दोनों जीव एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सहजीवी पोषण में एक जीव भोजन या आश्रय प्रदान करता है, जबकि दूसरा जीव पोषक तत्व या सुरक्षा प्रदान करता है। सहजीवी पोषण में एक जीव भोजन या आश्रय प्रदान करता है, जबकि दूसरा जीव पोषक तत्व या सुरक्षा प्रदान करता है। लाइकेन शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध है। लाइकेन शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध है। लाइकेन में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। लाइकेन में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। लाइकेन में कवक यानी फंगी जल आश्रय और सुरक्षा प्रदान करता है। लाइकेन में कवक यानी फंगी जल आश्रय और सुरक्षा प्रदान करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया दलहनी पौधों के जड़ों में रहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया दलहनी पौधों की जड़ों में रहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। दलहनी पौधे राइजोबियम बैक्टीरिया को भोजन और रहने का स्थान या आश्रय प्रदान करते हैं। दलहनी पौधे राइजोबियम बैक्टीरिया को भोजन और रहने का स्थान प्रदान करते हैं। मानव आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया पाचन की क्रिया में मदद करते हैं। मानव आंत यानी ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया पाचन की क्रिया में मदद करते हैं। मनुष्य की आंत में उपस्थित बैक्टीरिया को भोजन और रहने का स्थान या आश्रय प्रदान करती है। मनुष्य की आंत में उपस्थित बैक्टीरिया को भोजन और रहने का स्थान या आश्रय प्रदान करती है। राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। राइजोबियम बैक्टीरिया पौधों की जड़ों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया पौधों की जड़ों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करता है। साल्मोनेला ई. कोलाई और स्यूडोमोनास भी बैक्टीरिया के अन्य उदाहरण हैं। साल्मोनेला ई. कोलाई और स्यूडोमोनास भी बैक्टीरिया के अन्य उदाहरण हैं। लाइकेन एक समबायोटिक रिलेशनशिप सहजीवी संबंध दर्शाता है। लाइकेन एक समबायोटिक रिलेशनशिप सहजीवी संबंध दर्शाता है। लाइकेन में फंगस और एल्गी का समबायोटिक रिलेशनशिप होता है। लाइकेन में फंगस और एल्गी का समबायोटिक रिलेशनशिप होता है। यूलोथ्रिक्स एक हरा शैवाल है। यूलोथ्रिक्स एक हरा शैवाल यानी ग्रीन एल्गी है। मार्सिलिया एक
टेरिडोफाइट पौधा है। मार्सिलिया एक टेरिडोफाइट पौधा है। फ्यूनारिया एक मॉस यानी ब्रायोफाइटा है। फ्यूनारिया एक मॉस यानी ब्रायोफाइट है। कीटभक्षी पादप विशिष्ट पौधे होते हैं। कीटभक्षी पादप विशिष्ट पौधे होते हैं। कीटभक्षी पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी करते हैं। कीटभक्षी पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी करते हैं। कीटभक्षी पादप आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए कीटों को फंसाते और पचाते हैं। कीटभक्षी पादप आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए कीटों को फंसाते हैं और पचाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप वीनस फ्लाई ट्रैप एक कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। वीनस फ्लाई ट्रैप एक कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। पीचर प्लांट एक कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। पीचर प्लांट एक कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। सनड्यू एक कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। सनड्यू एक कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। प्रोथैलस फर्न और अन्य टेरिडोफाइट्स के जीवन चक्र की युग्मकोवृद्धि जेमिटोफाइट अवस्था है। प्रोथैलस फर्न और अन्य टेरिडोफाइट्स के जीवन चक्र को युग्मकोद्भिद जेमिटोफाइट अवस्था है। प्रोथैलस टेरिडोफाइट जैसे फर्न के जीवाणु के अंकुरन से बनता है। प्रोथैलस टेरिडोफाइट जैसे फर्न के बीजाणु के अंकुरन से बनता है। प्रोथैलस आकार में छोटा, हृदय के आकार का और अगुणित होता है। प्रोथैलस आकार में छोटा, हृदय के आकार का और अगुणित होता है। प्रोथैलस में नर जननांग पुंधानी और मादा जननांग स्त्रीधानी होते हैं। प्रोथैलस में नर जननांग और मादा जननांग होते हैं। पोषक तत्व भोजन के वे घटक हैं जो शरीर की वृद्धि, ऊर्जा और जीवन कार्यों को बनाए रखने के लिए उपयोगी होते हैं। पोषक तत्व भोजन के वे घटक हैं जो शरीर की वृद्धि, ऊर्जा और जीवन कार्यों को बनाए रखने के लिए उपयोगी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज पोषक तत्वों के मुख्य उदाहरण हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज पोषक तत्वों के मुख्य उदाहरण हैं। पोषक तत्वों की आवश्यकता को मुख्यतः तीन श्रेणियों ऊर्जा देने वाले, शरीर निर्माण में सहायक और संरक्षी भोजन में विभाजित किया जाता है। पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को मुख्यतः तीन श्रेणियों ऊर्जा देने वाला, एनर्जी गिविंग फूड, शरीर निर्माण में सहायक, बॉडी बिल्डिंग और संरक्षी भोजन में विभाजित किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देने वाले भोजन की श्रेणी में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देने वाले भोजन की श्रेणी में आते हैं। शरीर निर्माण में सहायक भोजन के रूप में मुख्य रूप से प्रोटीन कार्य करता है। शरीर निर्माण में सहायक भोजन शरीर निर्माण में सहायक भोजन के रूप में मुख्य रूप से प्रोटीन कार्य करता है। विटामिन और खनिज संरक्षी भोजन की श्रेणी में आते हैं। विटामिन और खनिज संरक्षी भोजन की श्रेणी में आते हैं। शरीर निर्माण वाला भोजन प्रोटीन से भरपूर भोजन को कहा जाता है। शरीर निर्माण वाला भोजन प्रोटीन से भरपूर भोजन को कहा जाता है। प्रोटीन से भरपूर भोजन का उदाहरण मटर है।
गेहूं कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन का उदाहरण है। गेहूं कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन का उदाहरण है। सेब विटामिन से भरपूर भोजन का उदाहरण है। सेब विटामिन से भरपूर भोजन का उदाहरण है। मक्खन वसा से भरपूर भोजन का उदाहरण है। मक्खन वसा से भरपूर भोजन का उदाहरण है। पोषक तत्वों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो भागों मैक्रोपोषण मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोपोषण यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में किया जाता है। पोषक तत्वों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो भागों मैक्रोपोषण मैक्रोन्यूट्रिशन और माइक्रो पोषण माइक्रोन्यूट्रिशन में किया जाता है। शरीर में मैक्रो पोषण यानी मैक्रोन्यूट्रिशन की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। शरीर में मैक्रो पोषण यानी मैक्रोन्यूट्रिशन की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। मैक्रो पोषण की आवश्यकता शरीर को ग्राम में होती है। मैक्रो पोषण की आवश्यकता शरीर को ग्राम में होती है। मैक्रो पोषण यानी माइक्रोन्यूट्रिशन की दैनिक आवश्यकता लगभग 300 ग्राम से 500 ग्राम तक होती है। मैक्रो पोषण यानी माइक्रोन्यूट्रिशन की दैनिक आवश्यकता लगभग 300 ग्राम से 500 ग्राम तक होती है। शरीर को माइक्रो पोषण यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। शरीर को माइक्रो पोषण यानी माइक्रोन्यूट्रिशन की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। माइक्रो पोषण की आवश्यकता शरीर को मिलीग्राम में होती है। माइक्रो पोषण यानी माइक्रोन्यूट्रिशन की आवश्यकता शरीर को मिलीग्राम में होती है। माइक्रो पोषण यानी माइक्रोन्यूट्रिशन की दैनिक आवश्यकता लगभग 5 मिलीग्राम तक होती है। माइक्रो पोषण यानी माइक्रोन्यूट्रिशन की दैनिक आवश्यकता लगभग 5 मिलीग्राम तक होती है। विटामिन्स माइक्रो पोषण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। विटामिन्स माइक्रो पोषण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। विटामिन्स की दैनिक आवश्यकता मिलीग्राम प्रतिदिन में मापी जाती है। विटामिन्स की दैनिक आवश्यकता मिलीग्राम प्रतिदिन में मापी जाती है। खनिज भी माइक्रो पोषण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। खनिज भी माइक्रो पोषण के अंतर्गत आते हैं। खनिज की दैनिक आवश्यकता मिलीग्राम प्रतिदिन में मापी जाती है। खनिज की दैनिक आवश्यकता मिलीग्राम प्रतिदिन में मापी जाती है। कैल्शियम और आयरन खनिज के मुख्य उदाहरण हैं। कैल्शियम और आयरन खनिज के मुख्य उदाहरण हैं। कार्बोहाइड्रेट मैक्रो पोषण का उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट मैक्रो पोषण मैक्रोन्यूट्रिशन का उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट की दैनिक आवश्यकता 300 ग्राम प्रतिदिन होती है। कार्बोहाइड्रेट की दैनिक आवश्यकता 300 ग्राम प्रतिदिन होती है। फैट यानी वसा मैक्रो पोषक की का उदाहरण है। फैट यानी वसा मैक्रो पोषण के उदाहरण हैं। फैट की दैनिक आवश्यकता 80 ग्राम प्रतिदिन होती है। फैट की दैनिक आवश्यकता 80 ग्राम प्रतिदिन होती है। प्रोटीन मैक्रो पोषण की श्रेणी में आते हैं। प्रोटीन मैक्रो पोषण श्रेणी में आता है। प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के अनुसार प्रतिदिन होती है। प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के अनुसार प्रतिदिन होती है। 1 किलोग्राम शरीर के वजन के लिए 0.8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 1 किलोग्राम शरीर के वजन के लिए 0.8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 70 किलो ग्राम वजन वाले शरीर के लिए 56 ग्राम प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है।
70 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के लिए 56 ग्राम प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है। 100 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के लिए 80 ग्राम प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है। 100 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के लिए 80 ग्राम प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है। पानी मैक्रोपोषण यानी माइक्रोन्यूट्रिशन के अंतर्गत शामिल है। पानी मैक्रोपोषण यानी माइक्रोन्यूट्रिशन के अंतर्गत शामिल है। पानी की दैनिक आवश्यक मात्रा 5 से 6 लीटर प्रतिदिन होती है। पानी की दैनिक आवश्यक मात्रा 5 से 6 लीटर प्रतिदिन होती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा देने वाले अणु होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा देने वाले अणु होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को शर्करा यानी शुगर भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स को शर्करा यानी शुगर भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य रासायनिक सूत्र CxH2O होल वाई होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य रासायनिक सूत्र CxH2O होल वाई होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। सुक्रोज का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। सुक्रोज का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मानव शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स की दैनिक आवश्यकता लगभग 300 ग्राम होती है। मानव शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स की दैनिक आवश्यकता लगभग 300 ग्राम होती है। अनाज कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य स्रोत है, जिनमें चावल, गेहूं, जौ और मक्का शामिल है। अनाज कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है, जिनमें चावल, राइस, गेहूं, व्हीट, जौ, बार्ले और मक्का यानी मैज शामिल है। फल कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत है, जिनमें सेब, केला, अंगूर और संतरा शामिल है। फल यानी फ्रूट्स कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, जिसमें सेब, केला, अंगूर और संतरा शामिल है। सब्जियां कार्बोहाइड्रेट्स प्रदान करती है, जिनमें आलू, मटर और गाजर मुख्य है। सब्जियां कार्बोहाइड्रेट्स प्रदान करती है, जिनमें आलू, मटर और गाजर मुख्य हैं। दलहन कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत हैं, जिनमें मूंग, चना और दाल शामिल है। दलहन कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत हैं, जिनमें मूंग, चना और दाल शामिल हैं। डेयरी उत्पाद कार्बोहाइड्रेट्स प्रदान करते हैं, जिनमें दूध और दही शामिल हैं। डेयरी उत्पाद कार्बोहाइड्रेट्स प्रदान करते हैं, जिनमें दूध और दही शामिल हैं। मीठे खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स के समृद्ध स्रोत हैं, जिनमें शहद, चीनी और गुड़ शामिल हैं। मीठे खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स के समृद्ध स्रोत हैं, जिनमें शहद, चीनी और गुड़ शामिल हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है।
मोनोसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। ओलिगोसेकेराइड्स ओलिगोसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स का थोड़ा जटिल रूप होता है। ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा जटिल रूप होता है। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का बहुत जटिल रूप होता है। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत जटिल रूप होता है। मोनोसेकेराइड सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मोनोसेकेराइड सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मोनोसेकेराइड का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। मोनोसेकेराइड्स का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। मोनोसेकेराइड के मुख्य उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज हैं। मोनोसेकेराइड्स के मुख्य उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज हैं। ग्लूकोज को रक्त शर्करा भी कहा जाता है। ग्लूकोज को ब्लड शुगर यानी रक्त शर्करा भी कहा जाता है। फ्रक्टोज प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। फ्रक्टोज प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। फलों का मीठापन फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है। फलों का मीठापन फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है। ग्लैक्टोज शर्करा लैक्टोज के विखंडन या पाचन से बनती है। ग्लैक्टोज शर्करा लैक्टोज के विखंडन या पाचन से बनती है। डाइसेकेराइड्स थोड़े जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। डाइसेकेराइड्स थोड़े जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। डाई कार्बोहाइड्रेट्स का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। डाइसेकेराइड्स का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। डाइसेकेराइड्स के मुख्य उदाहरण सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज है। डाइसेकेराइड्स के मुख्य उदाहरण सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज है। सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के संयोजन से बनता है। सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के संयोजन से बनता है। सुक्रोज को घरेलू चीनी या टेबल शुगर भी कहा जाता है। सुक्रोज को घरेलू चीनी या टेबल शुगर भी कहा जाता है। लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट एक ग्लूकोज और एक ग्लैक्टोज के संयोजन से बनता है। लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट एक ग्लूकोज और एक ग्लैक्टोज के संयोजन से बनता है। दूध में मिठास का मुख्य कारण लैक्टोज शर्करा होती है। दूध में मिठास का मुख्य कारण लैक्टोज शर्करा होती है। माल्टोज कार्बोहाइड्रेट दो ग्लूकोज अणुओं के संयोजन से बनता है। माल्टोज कार्बोहाइड्रेट दो ग्लूकोज अणुओं के संयोजन से बनता है। माल्टोज मुख्य रूप से जौ के पानी में पाया जाता है। माल्टोज मुख्य रूप से जौ यानी बार्ले के पानी में पाया जाता है। पॉलीसेकेराइड बहुत जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड बहुत जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड के मुख्य उदाहरण ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और स्टार्च हैं। पॉलीसेकेराइड के मुख्य उदाहरण ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और स्टार्च हैं। ग्लाइकोजन जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहित रूप है। ग्लाइकोजन जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहित रूप है। सेल्यूलोज पादपों या पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। सेल्यूलोज पादपों या पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। सेल्यूलोज पूरे विश्व में सर्वाधिक व्याप्त शर्करा है। सेल्यूलोज पूरे विश्व में सर्वाधिक व्याप्त शर्करा है।
कार्बोहाइड्रेट पौधों में स्टार्च के रूप में संग्रहित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों में स्टार्च के रूप में संग्रहित होते हैं। स्टार्च मुख्य रूप से आलू और चावल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। स्टार्च मुख्य रूप से आलू और चावल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ग्लूकोज के एक अणु में 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में 12 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में 12 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में 6 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में 6 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में कुल परमाणुओं की संख्या 24 होती है। ग्लूकोज के एक अणु में कुल परमाणुओं की संख्या 24 होती है। फलों में मीठे स्वाद के लिए फ्रुक्टोज शर्करा जिम्मेदार होती है। फलों में मीठे स्वाद के लिए फ्रुक्टोज शर्करा जिम्मेदार होती है। मोनोसेकेराइड का मुख्य उदाहरण ग्लूकोज है। मोनोसेकेराइड का मुख्य उदाहरण ग्लूकोज है। डाइसेकेराइड का मुख्य उदाहरण लैक्टोज है। डाइसेकेराइड का मुख्य उदाहरण लैक्टोज है। पॉलीसेकेराइड का मुख्य उदाहरण ग्लाइकोजन है। पॉलीसेकेराइड का मुख्य उदाहरण ग्लाइकोजन है। पौधों में कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए सेल्यूलोज नाम का जटिल कार्बोहाइड्रेट उत्तरदायी होता है। पौधों में कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए सेल्यूलोज नाम का जटिल कार्बोहाइड्रेट उत्तरदायी होता है। मानव एवं जंतु शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होते हैं। मानव एवं जंतु शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होते हैं। पौधे में तुरंत उपयोग न होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च के रूप में संग्रहित होते हैं। पौधों में तुरंत उपयोग न होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च के रूप में संग्रहित होते हैं। पौधों में स्टार्च रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है। पौधों में स्टार्च रक्षित आंतरिक ऊर्जा यानी स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी रिजर्व की तरह कार्य करता है। प्रोटीन शरीर के ऊतकों का निर्माण करते हैं। प्रोटीन शरीर के ऊतकों का निर्माण करते हैं। प्रोटीन शरीर के ऊतकों की मरम्मत करते हैं। प्रोटीन शरीर के ऊतकों की मरम्मत करते हैं। एंजाइम के निर्माण में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंजाइम के निर्माण में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हार्मोन के निर्माण में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हार्मोन के निर्माण में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर के अन्य रसायनों के निर्माण में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर के अन्य रसायनों के निर्माण में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंटीबॉडी प्रोटीन के बने होते हैं। एंटीबॉडी प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ हार्मोन भी प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ हार्मोन भी प्रोटीन के बने होते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। प्रोटीन 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन 4 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्रदान करते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में के दहन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन के दहन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन एमिनो अम्ल की लंबी श्रृंखला के रूप में होता है।
प्रोटीन अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखला के रूप में होता है। एमिनो एसिड को प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। एमिनो एसिड को प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। एमिनो एसिड की संरचना में केंद्रीय कार्बन एटम, एमिनो ग्रुप यानी NH2, कार्बोक्सिल ग्रुप यानी COOH, हाइड्रोजन एटम और वेरिएबल ग्रुप R होते हैं। एमिनो एसिड की संरचना में केंद्रीय कार्बन एटम, एमिनो ग्रुप NH2, कार्बोक्सिल ग्रुप यानी COOH, हाइड्रोजन एटम और वेरिएबल ग्रुप R होते हैं। एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। एमिनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। एमिनो एसिड आपस में जुड़ने के से पेप्टाइड का निर्माण होता है। एमिनो एसिड के आपस में जुड़ने से पेप्टाइड का निर्माण होता है। एमिनो एसिड की लंबी श्रृंखला मिलकर पॉलीपेप्टाइड बनाती है। एमिनो एसिड की लंबी श्रृंखला मिलकर पॉलीपेप्टाइड बनाती है। पॉलीपेप्टाइड की जटिल संरचना को ही प्रोटीन कहा जाता है। पॉलीपेप्टाइड की जटिल संरचना को ही प्रोटीन कहा जाता है। प्रोटीन के पाचन के बाद अंतिम उत्पाद के रूप में एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। प्रोटीन के पाचन के बाद अंतिम उत्पाद के रूप में एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। प्रोटीन के मुख्य दो प्रकार के स्रोत पशु स्रोत और वनस्पति स्रोत होते हैं। प्रोटीन के मुख्य दो प्रकार के स्रोत पशु स्रोत और वनस्पति स्रोत होते हैं। प्रोटीन के पशु स्रोत में मांस शामिल है। प्रोटीन के पशु स्रोत में मांस शामिल है। प्रोटीन के पशु स्रोत में मछली शामिल है। प्रोटीन के पशु स्रोत में मछली शामिल है। प्रोटीन के पशु स्रोत में अंडे शामिल है। प्रोटीन के पशु स्रोत में दूध शामिल है। प्रोटीन के पशु स्रोत में पनीर शामिल है। प्रोटीन के वनस्पति स्रोत में दालें शामिल हैं। प्रोटीन के वनस्पति स्रोत में नट्स शामिल हैं। प्रोटीन के वनस्पति स्रोत में नट्स शामिल हैं। प्रोटीन के वनस्पति स्रोत में अखरोट शामिल है। प्रोटीन के वनस्पति स्रोत में बीज शामिल है। प्रोटीन के वनस्पति स्रोत में चिया सीड्स शामिल हैं। प्रोटीन के वनस्पति स्रोत में सोयाबीन शामिल है। प्रोटीन के वनस्पति स्रोत में टोफू शामिल है। प्रोटीन के वनस्पति स्रोत में टेम्फे शामिल हैं। प्रोटीन के वनस्पति स्रोत में हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल हैं। प्रोटीन के वनस्पति स्रोत में मशरूम शामिल है। प्रोटीन के वनस्पति स्रोत में किनोवा शामिल है। प्रोटीन के वनस्पति स्रोत में स्पिरुलिना शामिल है। प्रोटीन के वनस्पति स्रोत में ओट्स शामिल है। प्रोटीन के वनस्पति स्रोत में ब्रोकली शामिल है। प्रोटीन के वनस्पति स्रोत में मटर शामिल है। प्रोटीन के वनस्पति स्रोत में राजमा शामिल है। प्रोटीन के वनस्पति स्रोत में शतावरी शामिल है। प्रोटीन के वनस्पति स्रोत में काबुली चने शामिल हैं। प्रोटीन के वनस्पति स्रोत में भांग के बीज शामिल हैं। प्रोटीन के वनस्पति स्रोत में भांग के बीज शामिल हैं। प्रोटीन के वनस्पति स्रोत में एवोकाडो शामिल है। प्रोटीन के वनस्पति स्रोत में एवोकाडो शामिल है। प्रोटीन शरीर के विकास और मरम्मत के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। प्रोटीन शरीर के विकास और मरम्मत के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। प्रोटीन की कमी के रोग मुख्यतः बच्चों में देखने को मिलते हैं। प्रोटीन की कमी के रोग मुख्यतः बच्चों में देखने को मिलते हैं। क्वाशियोरकर क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होने वाली एक प्रमुख बीमारी है। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होने वाली एक प्रमुख बीमारी है। क्वाशियोरकर बीमारी बच्चों में पाई जाती है। क्वाशियोरकर बीमारी बच्चों में पाई जाती है।
क्वाशियोरकर रोग तब होता है जब बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी होती है जबकि अन्य भोजन मिलता रहता है। क्वाशियोरकर रोग तब होता है जब बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी होती है जबकि अन्य भोजन मिलता रहता है। क्वाशियोरकर रोग के कारण बच्चे के पेट में सूजन आती है। क्वाशियोरकर रोग के कारण बच्चे के पेट में सूजन आती है। क्वाशियोरकर रोग के कारण बच्चे के चेहरे पर सूजन आती है। क्वाशियोरकर रोग के कारण बच्चे के चेहरे पर सूजन आती है। क्वाशियोरकर रोग से पीड़ित बच्चों के हाथ फूल पैर पतले हो जाते हैं। क्वाशियोरकर रोग में से पीड़ित बच्चों के हाथ पैर पतले हो जाते हैं। क्वाशियोरकर रोग के लक्षण में बच्चे में कमजोरी दिखाई देती है। क्वाशियोरकर रोग के लक्षण में बच्चे में कमजोरी दिखाई देती है। क्वाशियोरकर रोग के कारण बच्चे का शारीरिक वृद्धि या विकास रुक जाता है। क्वाशियोरकर रोग के कारण बच्चे का शारीरिक विकास या वृद्धि रुक जाता है। मैरास्मस या कुपोषण प्रोटीन और कुल कैलोरी या भोजन की कमी से होने वाला रोग है। मैरास्मस या कुपोषण प्रोटीन और कुल कैलोरी या भोजन की कमी से होने वाला रोग है। मैरास्मस रोग तब होता है जब शरीर को भोजन और प्रोटीन दोनों की एक साथ कमी होती है। मैरास्मस रोग तब होता है जब शरीर को भोजन और प्रोटीन दोनों की एक साथ कमी होती है। मैरास्मस रोग में शरीर में बहुत अधिक दुबलापन हो जाता है। मैरास्मस रोग में शरीर में बहुत अधिक दुबलापन हो जाता है। मैरास्मस रोग से पीड़ित व्यक्ति या बच्चे की त्वचा सूखी हो जाती है। मैरास्मस रोग में पीड़ित व्यक्ति या बच्चे की त्वचा सूखी हो जाती है। मैरास्मस रोग का एक प्रमुख लक्षण कमजोरी होना है। मैरास्मस रोग का एक प्रमुख लक्षण कमजोरी होना है। मैरास्मस रोग में शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन नहीं होती है। मैरास्मस रोग में शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन नहीं होती है। प्रोटीन शरीर में एंटीबॉडीज का एक अभिन्न भाग होता है। प्रोटीन शरीर में एंटीबॉडीज का एक अभिन्न भाग होता है। प्रोटीन शरीर में एंजाइम का एक मुख्य घटक होता है। प्रोटीन शरीर में एंजाइम का एक मुख्य घटक होता है। प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली का एक अनिवार्य भाग होता है। प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली का एक अनिवार्य भाग होता है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से प्रोटीन और लिपिड यानी वसा से मिलकर बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से प्रोटीन और लिपिड या फैट से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन का सबसे सरल और मूलभूत रूप एमिनो एसिड होता है। प्रोटीन का सबसे सरल और मूलभूत रूप एमिनो अम्ल होता है। मानव शरीर में डाइजेशन के पश्चात प्रोटीन एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। मानव शरीर में डाइजेशन के पश्चात प्रोटीन एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। पल्सेस यानी दालें शरीर को की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत है। पल्सेस यानी दालें शरीर की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है। बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। मानव शरीर में प्रोटीन की कमी के मुख्य कारण मुख्य रूप से क्वाशियोरकर बीमारी उत्पन्न होती है।
मानव शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण मुख्य रूप से क्वाशियोरकर बीमारी उत्पन्न होती है। स्पेशल प्रोटीन विशेष प्रोटीन मुख्य रूप से विभिन्न अंगों, ऊतकों और खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। स्पेशल प्रोटीन यानी विशेष प्रोटीन मुख्य रूप से विभिन्न अंगों, ऊतकों और खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। कैसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। कैसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन बाल में पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन बाल में पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन नाखून में पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन नाखून में पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन स्किन में पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन त्वचा यानी स्किन में पाया जाता है। कोलेजन प्रोटीन स्किन में पाया जाता है। कोलेजन प्रोटीन त्वचा में पाया जाता है। कोलेजन प्रोटीन बोन्स यानी हड्डी में पाया जाता है। कोलेजन प्रोटीन बोन्स यानी हड्डी में पाया जाता है। कोलेजन प्रोटीन कार्टिलेज यानी उपास्थि में पाया जाता है। कोलेजन प्रोटीन उपास्थि में पाया जाता है। एक्टिन प्रोटीन मसल्स यानी मांसपेशियों में पाया जाता है। एक्टिन प्रोटीन मसल्स यानी मांसपेशियों में पाया जाता है। मायोसिन प्रोटीन मसल्स यानी मांसपेशियों में पाया जाता है। मायोसिन प्रोटीन यानी मायोसिन प्रोटीन मसल्स यानी मांसपेशियों में पाया जाता है। ग्लूटेन प्रोटीन व्हीट यानी गेहूं में पाया जाता है। ग्लूटेन प्रोटीन व्हीट यानी गेहूं में पाया जाता है। ग्लूटेन प्रोटीन बार्ले यानी जौ में पाया जाता है। ग्लूटेन प्रोटीन बार्ले यानी जौ में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन ब्लड में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन रक्त में पाया जाता है। दूध में मुख्य रूप से पाया जाने वाला प्रोटीन केसीन होता है। दूध में मुख्य रूप से पाया जाने वाला प्रोटीन केसीन होता है। केसीन एक प्रकार का दूध प्रोटीन है। केसीन एक प्रकार का दूध प्रोटीन है। ग्लाइसिन एक प्रकार का एमिनो एसिड होता है। ग्लाइसिन एक प्रकार का एमिनो एसिड होता है। ग्लैक्टोज एक प्रकार की शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट होती है। ग्लैक्टोज एक प्रकार की शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट होती है। रेनिन एक पाचक एंजाइम है जो दूध के प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। रेनिन एक पाचक एंजाइम है जो दूध के प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। वसा शरीर के लिए ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। वसा शरीर के लिए ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। वसा शरीर में ऊर्जा के भंडार के रूप में कार्य करता है। वसा शरीर में ऊर्जा के भंडार के रूप में कार्य करता है। वसा विटामिन ए के अवशोषण में मदद करता है। वसा विटामिन ए के अवशोषण में मदद करता है। वसा विटामिन डी के अवशोषण में मदद करता है। वसा विटामिन डी के अवशोषण में मदद करता है। वसा विटामिन ई के अवशोषण में मदद करता है। वसा विटामिन ई के अवशोषण में मदद करता है। वसा विटामिन के अवशोषण में मदद करता है। वसा विटामिन के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन के, ई, डी और ए वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन के, ई, डी और ए वसा में घुलनशील होते हैं। वसा शरीर का तापमान नियंत्रित करके शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। वसा शरीर का तापमान नियंत्रित करके शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता
मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वसा ऊष्मा का कुचालक होता है। वसा ऊष्मा का कुचालक होता है। वसा शरीर के महत्वपूर्ण आंतरिक अंगों को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। वसा शरीर के महत्वपूर्ण आंतरिक अंगों को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। वसा कोशिका झिल्ली का एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक होता है। वसा कोशिका झिल्ली का एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक होता है। लिपिड यानी वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। लिपिड्स यानी वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना होता है। वसा का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2n+1COOH होता है। वसा का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2n+1COOH होता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर लिपिड का निर्माण करते हैं। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर लिपिड का निर्माण करते हैं। फैट मानव शरीर में एडिपोज टिश्यू में संग्रहित होता है। फैट मानव शरीर में एडिपोज टिश्यूज यानी एडिपोज ऊतक में संग्रहित होता है। एडिपोज टिश्यू एडिपोज ऊतक एक मुख्य कार्य फैट को स्टोर करना